शाम के 8 बज रहे हैं। एक छोटे से मकान में एक आदमी कुर्सी पर बैठ के अखबार पढ़ रहा है। घर में ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। वक्त है 2002 का। गुजरात के एक छोटे से शहर जामनगर में साल के आखिरी दिन के कुछ घंटे बचे हुए हैं, और मेहता जी के घर में सब कुछ किसी आम दिन के जैसा ही है। मेहता साहब को रिटायर हुए अभी 1 ही साल हुआ है, और अभी से काम ना होना और दिन भर घर में बैठने की वजह से कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बाहर की मौज मस्ती करने के बाद उनका बेटा सौरभ घर लौटा। सौरभ के कॉलेज की छुट्टी है, या शायद छुट्टी का बहाना करके घर लौट आया है। आ गए साहब। और देश की अर्थव्यवस्था का तो ख्याल रख लिया होगा आपने। अमेरिका रूस के बीच का झगड़ा भी सुलझा दिया होगा आपने। सौरभ के पापा ने उसे ताना मारते हुए कहा। सौरभ ने कुछ कहा नहीं और चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी अंदर किचन से आवाज आई। सौरभ बेटा, आ गया तू? सुन, जल्दी से जाकर दुकान से सामान ले आ। कल नया साल है। नए साल पे कुछ अच्छा खाना बना दूंगी। पुलाव, मटर पनीर, पूरी और खीर। जल्दी से जाके मिश्रा जी के दुकान से सामान ले आ, वरना कहीं बंद ना हो जाए। सौरभ की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए और सौरभ एक झोला लेके बाहर निकल गया। ये एक छोटा सा शहर था तब, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। अभी मोबाइल फोन का प्रचलन नहीं आया था, और स्मार्टफोन तो अभी बहुत दूर की बात थी। लोगों के पास समय था और लोग आपस में बात करके ही समय बिताते थे। धीरे धीरे सौरभ मोहल्ले की दुकान पे पहुंचा। मिश्रा जी की दुकान में रोजमर्रा की लगभग हर चीज मिल जाती है। सौरभ दुकान के पास पहुंचा। वहां पहले से 1-2 लोग बैठे हुए थे। मिश्रा जी दुकान के अंदर थे और बाकी 2 लोग उसी मोहल्ले के थे। इनका भी हर शाम यहाँ आके बैठक लगाना आम बात है। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार वर्ल्ड कप? लगना क्या है, इंडिया जीतेगी। बस सचिन जल्दी आउट ना हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है। इतने में सौरभ वहां पहुंचा। चाचा, मम्मी ने ये सामान लाने के लिए बोला है, ये दे दीजिए। मिश्रा जी पर्ची लेके सामान निकालने लगे। इतने में उन्हें ऐसा लगा कि सामने अंधेरे में कोई बैठा हुआ है। रास्ते पे थोड़ी दूर पे ऐसा लगा जैसे कुछ रख के कुछ कर रहा है, फिर चुपचाप बड़ी तेजी से निकल गया। मिश्रा जी उधर ही देखते रहे। क्या हुआ चाचा, किस सोच में पड़ गए? अरे नहीं, कुछ नहीं। सामने किसी ने कुछ तो रखा है। मुझे लग रहा है किसी ने कुछ किया है। वो सब वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पे एक थाली रखी हुई थी, जिसमें नींबू, मिर्ची, लाल सिंदूर और कुछ मिठाई भी रखी हुई थी। ये सब तंत्र मंत्र इन्हें मेरे ही दुकान के सामने करना है। साले कहां कहां से आ जाते हैं, चैन से जीने भी नहीं देते। ना जाने क्या होने लगा है आजकल। पता नहीं कैसे कैसे लोग आके रहने लगे हैं यहाँ पे। अब तो इनका ये रोज का हो गया है। ये तो अब इनका बढ़ते ही जा रहा है। मुझे पता है, नया साल आते आते लास्ट में ये सब हरकतें बढ़ जाती हैं इनकी। ये सारी साधनाएं इसी समय करते हैं। साधनाएं? ऐसी साधनाएं? क्या है ये सब चाचा? अरे कुछ नहीं बेटा, ये सब बकवास बात है। छोड़िए ये सब, और तुम्हारा सामान दे दूं। कुछ घंटे पहले, समय आधी रात का हो रहा है। एक सुनसान स्मशान, जहां अमावस्या की रात का अंधकार हर कोने में छा चुका है। जलती हुई चिताओं की आग से उठती हुई लपटें और राख की तेज गंध चारों तरफ फैली हुई है। दूर कहीं उल्लू की आवाज भी आ रही है और भटकते कुत्तों की हल्की हल्की भौंक सुनाई दे रही है। स्मशान की भूमि पर गहरे अंधकार के बीच 2 तांत्रिक काले कपड़ों में बैठ के कुछ बात कर रहे हैं। शायद कोई साधना कर रहे हैं। माथे पे भस्म लगाए, हाथ में एक माला और झोले में साधना का सामान लिए बैठे हुए हैं। एक तांत्रिक ने कहा, जा, आज तेरी सिद्धि पूरी हो गई। इसके बाद तू काली शक्तियों को अपने अधीन कर सकेगा, लेकिन ये सब तुझे खुद ही करना होगा। जा, कोशिश करके देख, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। उस दूसरे तांत्रिक ने उसे प्रणाम किया और चला गया। वो तांत्रिक थोड़ी दूर गया। तांत्रिक भारी और सदे हुए कदमों से स्मशान की केंद्र की ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब रहस्यपूर्ण आग जल रही है।
वो अपने गले से प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जा रहा है, जिसकी गूंज सारे स्मशान की खामोशी को चीर रही है। वो एक चिता के पास रुका, जहां एक पुरानी लाश की राख अभी भी गर्म है। तांत्रिक ने अपने झोले से एक सिंदूर की डिब्बी, एक नारियल, कुछ काले धागे, थोड़ी मिठाई और ऐसा कुछ निकाला। उसका उच्चारण तेज और गहरा होते जा रहा है। आज की रात तुम्हें बंधन को तोड़ के मेरे वश में आना होगा। ओ काल आत्मा, तुझे मेरा गुलाम बनना होगा। उसने चाकू से एक गड्ढा बनाया और उसमें चिता की राख रख के कुछ मंत्र जाप करना शुरू किया। हवाएं और तेज चलने लगी और आसपास के पेड़ों के पत्ते जोर जोर से खड़खड़ाने लगे। तभी अचानक से हवा में एक परछाई दिखाई देने लगी। तांत्रिक ने मुस्कुरा के अपना मंत्र बंद किया। आ गया, अब तुझे मेरा काम करना होगा। एक काली धुंध सी तांत्रिक के सामने घूमने लगी। तांत्रिक ने अपने पास की माला से उस धुंध को अपने बंधन में बांध लिया। अब तू मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करेगा। तू मेरी शक्तियों का एक हिस्सा बन चुका है और मेरी इच्छा के अनुसार ही काम करेगा और जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही तू चलेगा। श्मशान फिर से शांत हो गया, लेकिन तांत्रिक के चेहरे पे एक विजय की मुस्कान आ गई थी। सौरभ ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होता ये सब, कोई बस मजाक कर रहा है या शायद हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कहकर सौरभ ने उस थाली पे लात मार दिया और साइड कर दिया। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम इन सब चीजों को भी जानते नहीं हो। कभी कभी ये शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अरे चाचा, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बस अंधविश्वास है, जाने दीजिए। मिश्रा जी, आइए आप सामान दीजिए, देर हो रही है, मम्मी इंतजार कर रही होगी। मिश्रा जी ने कुछ देर में सारा सामान बांध के सौरभ को दे दिया। सौरभ सामान लेके वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा। दिसंबर का आखिरी दिन था और सर्दियां काफी तेज पड़ रही थी। स्ट्रीट लाइट में कोहरा और ज्यादा घना लग रहा था। लोग लगभग अपने घरों में ही थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है, बस स्टॉप के बगल में ही। ऐसा लग रहा है जैसे वो काफी गरीब था और कुछ बेच रहा था। जब सौरभ उस आदमी के पास से गुजरा तो उस आदमी ने कहा, बेटा कुछ सामान खरीद लो, सुबह से कुछ बिका नहीं, घर जाने पे खाने के भी पैसे नहीं होंगे। सौरभ ने उसे देखा और उसकी हालत देखी उसे दया आने लगी। काका, इतनी रात में यहाँ क्यों बैठे हो? घर जाओ, ठंडी लग जाएगी। बेटा कुछ सामान खरीद लो, फिर मैं चला जाऊंगा। अच्छा बताओ, क्या बेच रहे हो आप? सौरभ ने देखा कि वो आदमी कुछ खिलौने, कंघिया और ऐसा ही कुछ सामान बेच रहा था। सौरभ के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उसने 10 रुपए देके एक कंघी खरीद ली। अच्छा चाचा, अब जाओ, बहुत देर हो रही है। हाँ, अब चला जाता हूँ, अब मैं जा सकता हूँ। इसके बाद सौरभ उसी रास्ते पे आगे चलने लगा, पर अब उसे अचानक से कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी कमर में दर्द होने लगा, पर उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे की ओर बढ़ने लगा। सौरभ ऐसे ही अपने घर की ओर बढ़ने लगा। उसका मोहल्ला आ गया। सामने ही मोहल्ले के कुछ लड़के बैडमिंटन खेल रहे थे। कहीं से एक्सटेंशन कॉर्ड का जुगाड़ करके उन्होंने बैडमिंटन का नेट के पास बल्ब लगा दिया था और हर रात को ये लड़के वहां पे बैडमिंटन खेलते थे। उनमें से एक ने सौरभ से पूछा, भाई आ रहे क्या खेलने? सौरभ ने बात सुनी पर अनदेखा कर दिया और चुपचाप आगे बढ़ता गया। जवाब भी नहीं दिया, शायद सुना नहीं होगा। उसके बाद वो लोग आपस में खेलने लग गए। कुछ देर के बाद सौरभ अपने घर पहुंच गया। उसके बाद उसने सामान रख दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इसे क्या हो गया? बड़ा चुप सा है। पता नहीं, आजकल के सारे लड़के अपने ही धुन में रहते हैं। इसके बाद रात गहरी हो गई। बेटा खाना खा ले, बन गया है। मुझे नहीं खाना, मन नहीं है, सौरभ ने एक बड़ी अजीब आवाज में कहा। सौरभ की मां ने सोचा कि शायद बाहर से कुछ खा के आया होगा, तो उन्होंने भी ज्यादा बोला नहीं। इसके बाद रात गहरी हो गई। 12 बजते ही समय के पहिए ने नए साल में प्रवेश कर लिया। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। पर आजकल के शहरों की तरह यहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, सब शांत था। धीरे धीरे सुबह हो गई। सौरभ अभी भी सो रहा था।
सौरभ बेटा उठ उठ, बहुत देर हो गई, कब तक सोते रहेगा? चल उठ के जल्दी से नहा ले। आज आलस करेगा तो पूरे साल आलस करेगा, और अगर आज पापा ने डांटा तो पूरे साल डांट पड़ती रहेगी। पर सौरभ ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सारी आदत तुमने ही खराब करके रखी है, ये भी कोई वक्त है सोने का? रुको, अभी मैं खबर लेता हूं। इसके बाद वो सौरभ के कमरे में गए, पर उसके बाद वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से दरवाजा बंद करके बाहर आ गए। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूं, जब तक मैं ना आऊं तब तक दरवाजा मत खोलना। पर हुआ क्या? कुछ नहीं, बस जब तक मैं ना आऊं तुम दरवाजा मत खोलना, और सवाल मत पूछो अभी, और जो बोला है वो करो, और हरगिज दरवाजा मत खोलना। इसके बाद सौरभ के पापा वहां से बाहर चले गए। थोड़ी देर में वो बड़े परेशान से एक रास्ते पे आगे चलते गए। वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, और उस पेड़ के पास एक छोटा सा घर था। वो घर के अंदर गए। उस घर में एक आदमी बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। भगत जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? कोई मुसीबत आन पड़ी? कोई बाधा? भगत जी, मेरा बेटा ठीक से बात नहीं कर रहा था। जब मैं उसके कमरे में गया तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मदद कीजिए हमारी। अच्छा, मैं समझ गया। रुको, तुम बाहर इंतजार करो। फिर वो आदमी अपने कमरे में बैठ गया और कुछ मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर के बाद उसने अपनी आंखें खोली। तुम्हारा बेटा एक प्रेत आत्मा के वश में है। उसने शायद इसे छेड़ा है। कैसे ये नहीं पता, पर इस आत्मा को किसी तांत्रिक ने अपने वश में किया है। हमें मंत्र जाप से और अनुष्ठान से उसे किसी तरह उसके शरीर से बाहर निकालना होगा, और जल्दी ही करना होगा, वरना वो आत्मा तुम्हारे बच्चे को अपने साथ लेके जाएगी। एक काम करो, आज रात को तुम उसे अपने साथ खंडहर के पास वाले मैदान में लेके आओ। रात ढल आई। भगत के कहे अनुसार सौरभ के पापा और मिश्रा जी सौरभ को वहीं लेके गए। आज भगत आग के सामने बैठा हुआ था। उनके जाने के बाद भगत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की गूंज और आग की लपटें हवा में घूम रही थी। कुछ ही देर में सौरभ के शरीर से एक साया बाहर निकला और हवा में मंडराने लगा। कौन है तू, और तूने इस बच्चे को क्यों जकड़ा है? मुझे कैद किया गया है, इसे ले जाने का आदेश दिया गया था। बोला गया है एक जान लेके आऊंगा तो मुक्ति मिलेगी। इसे छोड़ दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। नहीं, ये संभव नहीं है। भगत ने कुछ और मंत्र पढ़े और आग में कुछ डाला। अचानक वो साया तेज चीखते हुए गायब हो गया। सौरभ होश में आने लगा। भगत उसकी तरफ मुड़ के मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी बात थी। भगत जी, क्या हुआ? वो गया? भगत जी ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ वो गया, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। लेकिन जैसे ही लोग सौरभ को लेकर जाने के लिए आए, भगत ने एक पल के लिए आग में झांका। आग के अंदर उसे एक साया दिखा और उसकी आंखों में पहचान का एक डर था। जैसे ही लोग सौरभ को लेकर जा रहे थे, एक और आवाज भगत के कान में गूंजी। एक पुरानी, गूंजती और ठंडी आवाज। तू समझता है तुमने मुझे मिटा दिया? मुझे अपने शब्द याद है भगत। एक जान की बात हुई थी और वो जान अभी भी बाकी है। भगत ने अपने माला को और जोर से थाम लिया, लेकिन उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें गिरने लगी थी। सौरभ तो बच गया था, पर अब भगत के चेहरे पे डर का साया था। श्मशान का अंधकार और ज्यादा गहरा होने लगा था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।